जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स लेसन 3 मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार फिजिक्स का है, भारती भवन बुक से है। अति लघु उत्तरीय पहले हम पढ़ा चुके हैं। आज आपका भारती भवन बुक का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर। आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। समंजन क्षमता मतलब आँख अपने जो कंट्रोल करता है किसी वस्तु को देखने में बड़ा या छोटा अपने अनुसार मैनेज करता है, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। फिर देखिए आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट के वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता रखता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। नेत्र अपने अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। परितारिका कहिए चाहे तो आइरिस कहिए। आँख के जो गोले काला वाला भाग है और उसी के बीच में एक छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। देखिए सहायता से आँख मतलब परितारिका या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या माने प्रकाश के परिमाण माने मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अंधेरे में परितारिका के बीच का छिद्र क्या होता है, अंधेरा में फैल जाता है, यानी कि उसको पुतली भी कहते हैं। परितारिका के बीच में एक होता है छेद, उसको क्या कहते हैं, पुतली। स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ता है। अतः कैमरा में जो डायफ्राम का काम होता है वही काम आँख में पुतली करता है। अतः आइरिस की सहायता से नेत्र के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्या करता है, परितारिका के बीच में एक पुतली होता है जो छेद होता है। अंधेरा में वो पुतली बीच में होता से फैल जाता है और प्रकाश को खूब जाने देता है और किसी वस्तु को देख पाता है। यदि वह ढेर प्रकाश में जाता है तो वह सिकुड़ करके छोटा होता है और प्रकाश को अंदर कम जाने देता है। और है इसी प्रकार के क्वेश्चन। देखिए निकट दृष्टिता क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति नज़दीक के वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर के वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। देखिए इसका उपचार क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का ही नाम है अपसारी लेंस। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसे ही दृष्टि या निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न कैसे होता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाता है। अभिनेत्रक लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है जो दूर रखी वस्तुओं से आने वाली समांतर उपयोग किया जाता है, जो दूर रखी वस्तु को आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसारित कर दे ताकि किरणें
किरणें रेटिना के पहले मिलने की बजाय रेटिना पर ही मिले। देखिए ये क्या होता है, जब चश्मा नहीं था यहाँ पर, अवतल लेंस नहीं था, तो रेटिना के पहले ही कट रहा था। क्या रेटिना कहाँ है? रेटिना यहाँ है। अब देखिए जैसे ही यह अवतल लेंस का प्रयोग कर लिया गया, लगा दिया गया आँख के सामने, तो क्या किया, रेटिना पर बनने लगा ना, रेटिना पर बनना शुरू हो गया। तो इस प्रकार स्पष्ट देख सकता है। आगे देखिए, यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है। यदि आप तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश, तेज वाले प्रकाश में यदि हम या आप कहीं पर हैं तो उस समय आँख का जो पुतली है सिकुड़ा हुआ है, और जैसे ही अंधेरा रूम में आएगा तो आँख का जो पुतली है से अंधेरा में तो प्रकाश कम जाएगा, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक फैलेगा। अब फैलेगा इसलिए क्योंकि प्रकाश ज़्यादा अंदर जाए। यही फैलने की घटना में आँख जो अपना फैलने की जो घटना करता है, क्रिया करती है, उसी समय थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, और वही कुछ देर के बाद पूरी तरह से जो आँख का जो पुतली फैल जाता है तो स्पष्ट हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। सिकुड़कर छोटी हो जाने के कारण कुछ समय बाद ही वह फैलकर अधिक खुल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लग जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सामान्य नेत्र 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते क्यों। सामान्य नेत्र के जो सिलियरी पेशियां है जो उसे 25 cm से ज़्यादा नीचे रखने पर, नज़दीक लाने पर वो समायोजित नहीं कर पाता है, इसीलिए नहीं देख पाता है। देखिए यहाँ विस्तार से, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं होती, उसको क्षमता नहीं है कि उससे 25 cm से कम को अच्छा से वो कंट्रोल कर सके। वस्तु नेत्र को अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। आगे देखिए, नेत्र की सिलियरी पेशियां उतनी ही नहीं खींच पाती जितनी कि 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि सामान्य नेत्र 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। उसको क्षमता नहीं कि 25 cm से कम को सिलियरी पेशियां जो लेंस को पकड़े हुए रहता है उससे कम नहीं कर सकता है। लास्ट वह नहीं कहता है कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या है, यही 25 cm। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष क्या है, नेत्र के बहुत दूर स्थित या बहुत दूर नेत्र के बहुत दूर स्थित वस्तु या निकट के वस्तुओं को रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, उसी को नेत्र दोष कहते हैं। नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देने की दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष कहते हैं। के बाद में क्या करें, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे एक अबिंदुकता भी होता है 4 प्रकार के, लेकिन आपका भारतीय भवन के किताब में टोटल 3 ही दिया है।
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और क्या जरा दृष्टि दोष। तो इसमें जरा दृष्टि दोष कहिए चाहे तो जरा दूरदर्शिता कहिए, एक ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र के दो मुख्य दोषों के नाम लिखे, इनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंसों का व्यवहार में लाए जाते हैं। नेत्र के दो मुख्य दोषों के नाम लिखे, तो लिखिए ना निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहला में हो गया निकट दृष्टि दोष और दूसरा में हो गया दूर दृष्टि दोष। अब देखिए इसका पूर्ण वर्णन निम्नलिखित है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इतना लिख सकते हैं। इतना लिखिएगा तो समझिए कि दीर्घ उत्तरीय भी हो गया। नेत्र गोलक लंबा हो जाने के कारण नेत्र लेंस बहुत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनाता है। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अतः इस दोष से युक्त आँख के लिए दूर बिंदु निकटतर हो जाता है। इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अवतल लेंस की किरणों को अपसारित करता है, इसीलिए इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस काम में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखलाया गया है। क्या किया है, दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ रेटिना से पहले यहाँ बना रहा है। जैसे ही अवतल लेंस यहाँ लग गया आँख के सामने, अवतल लेंस का चश्मा लगा है जो कि रेटिना पर बनेगा, यहाँ सीधे रेटिना पर बनेगा तो वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। और इसको दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष इसमें नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस निकट के वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है और इसलिए आँख निकट के वस्तुओं को साफ नहीं देख पाती किंतु दूर के वस्तुओं को साफ देख सकती है। यह दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि कहलाता है। चित्र में दिखलाया गया, देखिए इनमें निकट बिंदु अधिक दूर हो जाता है। उत्तल लेंस किरणें को अभिसारी बनाता है। अब अतः इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकसांतर का उत्तल लेंस का काम में लाया जाता है। चित्र में देखिए कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ रेटिना है यहाँ, अब बन रहा है कहाँ यहाँ। तो क्या किया गया, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया गया एक बड़ा सा, क्योंकि उत्तल लेंस यहाँ छोटा ना हो गया है सिकुड़ के, तो क्या किया बड़ा लगा दिया। क्या किया, इसको यहाँ पर ला करके यहाँ ज़्यादा दूर भाग रहा था तो कहाँ कर दिया, रेटिना पर उसका इमेज बन रहा है तो आराम से उसे देख पा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, दूरदृष्टिता नामक दोष को निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचिए। तो दूरदृष्टिता दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। दूरदृष्टिता नामक दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। इस लेंस का किरण आरेख इस प्रकार है। देखिए ये इस प्रकार गलत दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम ऐसे काट रहे हैं हम लाके, चलिए यहाँ कट रहा, ठीक ना, हाँ यहाँ दूरदृष्टि है यहाँ कट रहा है, तो यहाँ कट रहा है यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो दूरदृष्टि दोष में इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। तब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम चलिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिए, उत्तल लेंस का एक चश्मा लगा दिए
अब देखिए प्रकाश से किरण जाएगा तो कहाँ कटेगा, अब सीधे आएगा रेटिना में बनेगा, सीधे यहाँ इमेज बनेगा यहाँ पर। चलिए अब ये सही हो गया। ये बिना चश्मा का था, ये बिना चश्मा के था, और यहाँ पर क्या हो गया, एक उत्तल लेंस का चश्मा लगा दिए, इसका निवारण हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर लगा दीजिएगा, चले इसी चलेगा, ये लगा दीजिएगा, क्योंकि दूर ना है, यहाँ पर निकट के नहीं देखता है, यहाँ पर लगा ऐसे, हाँ जा रहा है होकर के, अब हो गया। वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश के अपने विविध अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश के किरण, चाहे तो सूर्य के प्रकाश के किरण क्या करता है, पर अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक ही है। वर्णपट स्पेक्ट्रम का है, ये भी क्या है, श्वेत प्रकाश प्राप्त प्रकाश की पट्टी है। तो ऐसे कीजिए ना, जब श्वेत प्रकाश के किरण, चाहे सूर्य के आने वाली प्रकाश के किरण एक प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार एक वर्णों का एक पट्टी बन जाता है, उसे वर्ण क्रम कहते हैं, चाहे तो उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यही क्या गया, स्पेक्ट्रम है। जैसे में देखिए यहाँ पर, अगर चित्र से देख लीजिए थोड़ा सा, एक प्रिज्म है, एक यहाँ प्रिज्म है, देखिए यहाँ पर एक यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे ऐसे 7 को निकल गया। कितना? 7 गो रंग, 1 2 3 4 5 6, ऐसा 7। सबसे ऊपर रेड और नीचे सबसे बैगनी। क्या कहें इसको? वैजानी पिनाला। हिंदी में क्या लिखते हैं? वैजानी पिनाला, या तो भिवजियोर। देखिए यहाँ उसी रंग को क्रम से लिखा हुआ है। चाहे तो आप यहाँ से लिखिए वैजानी पिनाला, चाहे तो भिवजियोर। हम क्लास में इसको विस्तार से पढ़ाए हैं, आप जो पढ़े हैं लिख लीजिएगा। आगे देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये तो शॉर्टकट है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा बहुत दूर है, हम लोग पृथ्वी पर हैं। बीच में वायुमंडल की घटना, वायुमंडल से भरा पड़ा है। कभी वहाँ से वायुमंडल के कारण तेज रोशनी आता है और कभी कम आता है। तो वायुमंडल कहीं पर सघन है, कहीं पर विरल है। जहाँ पर जैसे वायुमंडल सघन हुआ तब प्रकाश हमारे आँखों तक कम आया, तो क्या रुक गया, और जैसे ही हटा तो हो गया विरल, तब प्रकाश तेजी से आया, तो आँख क्या हो गया, लगता है कि वह चमक रहा है, टिमटिमा रहा तारा। देखिए उसको डिटेल्स में, तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण, क्या कर रहा है, वही वायुमंडल कहिए चाहे हवा कहिए, परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण, जहाँ पर सघन होगा तो कम, वहाँ पर प्रकाश कम आएगा। जैसी विरल मैंने हटेगा तो प्रकाश तेज आएगा, तो कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, इस प्रकार टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग मीन्स रास्ता, मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। विचलित मतलब बेचारा सीधे आ रहा था वो हट जा रहा है, सीधा आया और फिर रुक गया, इसी को कहते हैं विचलित होती है। इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी
अधिक, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए महसूस होता है। जैसे में हम बताए हैं कि अपवर्तन की घटना, कोई कांच के स्लैब से एक प्रकाश की किरण आया तो जो हवा है वो क्या है? हवा है विरल, हवा है विरल, मुड़िए करना अभिलंब की ओर मुड़ गया और जैसे निकला अभिलंब से दूर हो गया। डिटेल्स में बताए हैं इसको अपवर्तन की घटना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं क्यों? अब देखिए चंद्रमा और ग्रह क्या है, वो बहुत नज़दीक है, तारे बहुत दूर है और नज़दीक है। हमारे वायुमंडल में इसका प्रकाश सीधे प्रवेश करता है और कम दूरी के वजह से विचलन होता है, इसका भी अपवर्तन होता है लेकिन नगण्य होता है, न के बराबर। इसीलिए हम लगता है कि वे नहीं टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वो भी टिमटिमाते हैं लेकिन नॉर्मल नगण्य नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर। चंद्रमा और ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है। चंद्रमा और ग्रह से आती किरणों का भी अपवर्तन होता तो है, अतः अपवर्तन के कोण के परिवर्तन के कारण ग्रह और चंद्रमा भी आभासी स्थिति में नगण्य परिवर्तन होता है, जिससे उससे आती किरणों की तीव्रता में आभासी परिवर्तन नहीं होता। फलतः ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई यह नहीं है कि यही हूबहू, लेकिन इसको हेल्प लेना जरूरी है। आप इसको हेल्प ले सकते हैं कैसे कैसे, कहीं पर एक लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉपिक यही होना चाहिए इसी पर, इन्हीं की इससे पूरा बिल्कुल हट करके। आगे देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ मतलब एकदम खून के जैसा लाल क्यों प्रतीत होता है? यहाँ पर भी वही घटना है। यहाँ पर वो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है 7 गो रंग, वो सब वायुमंडल ज़्यादा दूरी हो गया तो वायुमंडल की ज़्यादा, जब सूर्योदय सूर्य पूर्व से निकलता है तो उस समय क्षैतिज दिशा में रहती है। क्षैतिज दिशा में रहने के कारण उसको बहुत दूर से वायुमंडल से होके आना पड़ता है। इस प्रकार ज़्यादा दूरी तय करने में सूर्य के जितने भी प्रकाश के किरण है सब परकिरनित हो जाती है। एक लाल है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और सब वायुमंडल के फाड़ते हुए हम लोग तक पहुँच पाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। यदि लाल रंग भी नहीं हमारे पास आता तो उस समय क्या दिखता? वह काला दिखता। यानी कि हमें तो प्रवृत्ति है हम लोग को जो रंग हमारे आँखों तक आएगा उसी को देख पाएंगे, बाकी नहीं आया तो नहीं देख पाए। प्रातः के समय सूर्य क्षैतिज के निकट होता है। सूर्य के किरणें को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों, यानी कि वातावरणीय कहिए चाहे वायुमंडल के मोटी परतों से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। और नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश, जो नीला रंग के प्रकाश है और जितने भी 6 रंग है सबका तरंगदैर्घ्य तो अलग अलग है, लेकिन सब वो मोटी वायुमंडल का जो परत के जो कण होता है उसी से टकरा के परकिरनित हो जाता है और उधर ही फंस के रह जाता है। आता है हमारे आँखों तक कौन आता है? केवल लाल वाला रंग आता है। अधिकांश भाग वहाँ उपस्थित कणों के द्वारा परकिरनित कर दिया जाता है। हमारी आँखों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंग का होता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। जो आँखों तक पहुँचता है वह लाल प्रकाश अधिक तरंग वाला है, जो कि हमारे आँखों तक पहुँच पाता है और लाल वाला प्रकाश आया है, इसीलिए सूर्य कैसा दिख रहा है? रक्त जैसा लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है?
अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा कहाँ से? इसी वजह से हम पहले ही बोले कि यदि सूर्य से अगर जो क्षैतिज दिशा में पूरब में सूर्य है और उससे हमारे आँखों तक कोई प्रकाश की किरण आवे न करे, उन्हीं सब प्रकीर्णित हो जाए, जब कोई रंग नहीं आया तो वह काला दिखेगा। उसी तरह से आकाश में अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है तो वहाँ अपवर्तन की घटना होगा ही नहीं, प्रकीर्णन की घटना होगा ही नहीं, प्रकीर्णन की घटना नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा स्थिति में वह कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और नहीं वहां कोई प्रकीर्णन का घटना होता है, इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकीर्णन की घटना वहाँ नहीं है और वायुमंडल भी नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन भी नहीं होगा। इंद्रधनुष की व्याख्या करें। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे अंदर बैगनी। और इंद्रधनुष होता है दो प्रकार के, तो द्वितीयक एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में रंग लाल रंग ऊपर और बैगनी नीचे। हरा रंग होता है प्राथमिक में भी अंदर और द्वितीयक में भी अंदर बीच में, और द्वितीयक में होता है लाल नीचे बैगनी ऊपर, याद रखिएगा। द्वितीयक में लाल नीचे और बैगनी ऊपर। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्या होता है? करा कि रेलवे में वगैरह और जहाँ तहाँ सभी जगह सिग्नल के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसका कारण यह है कि लाल रंग कोहरे अथवा धुएं से कम प्रकीर्णित होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णित कम होगा। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे और सभी रंगों से बेहतर है, अच्छा है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर विभिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। क्यों? जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रत्येक रंग का तरंगदैर्घ्य एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों के लिए प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इस कारण विभिन्न रंग की किरणों का प्रिज्म से विचलन भिन्न भिन्न होता है। अतः श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों बैजानिह, गलत है यहाँ पर, बैजानिह पिनाला कहिएगा, बैजानिह पिनाला में बट जाता है। चूँकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग होता है, परिणाम स्वरूप विभिन्न रंगों का प्रिज्म से विचलन अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब श्वेत एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसके अवयव किसी सफ़ेद या दीवार पर अलग अलग स्थानों पर दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, यहाँ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, यही स्पेक्ट्रम है। इसी को वर्णपट कहिए चाहे स्पेक्ट्रम कहिए। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, चाहे तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ देखिए, रंगीन पट्टी इस कारण उत्पन्न होती है कि प्रिज्म द्वारा विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है
लाल वर्ण का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा। सबसे अधिक प्रिज्म द्वारा विभिन्न वर्णों के अलग अलग विचलन का कारण यह है कि विभिन्न वर्णों का प्रकाश कांच के विभिन्न चाल में चलता है। माने कांच में जो विभिन्न अलग अलग रंग है अलग अलग चाल से चलता है। चलिए, आपका यह लघु उत्तरीय समाप्त हो गया। यहाँ से आ गया है दीर्घ उत्तरीय। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।